करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। क्यों मैं कह रही हूँ कीटो नहीं करनी या इंटरमिटेंट खुद से नहीं करनी। अगर आप कार्ब्स एकदम छोड़ देंगे शुगर ड्रॉप करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा खतरनाक है। कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट करें, 1 से 2 सर्विंग, डिपेंड्स कि आप कितनी इंसुलिन ले रहे हैं या आप कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं और किस टाइम पे वो मेडिकेशन ले रहे हैं। आपने उसके हिसाब से अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि आप चीनी छोड़ दें और उसके बाद जो मर्जी खाएं। अब चूंकि अभी आपने आटे की बात की है तो आटे को भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा आटा खाना चाहिए? गंदम का आटा, ये जो वाइट आटा होता है मुझे भी बहुत पसंद है। खैर मैं खाती वाइट आटे की रोटी हूँ, तो ये नुकसानदेह है? अच्छा, वाइट आटे की अगर हम सिर्फ बात करें कि वाइट आटा आपको नुकसान देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वाइट आटे में फाइबर कम है, विच मीन्स कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल में कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये कॉन्स्टिपेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये आपकी गट हेल्थ में कोई हेल्प नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर में कोई हेल्प नहीं कर रहा, शुगर को मैनेज करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा आपको। इसमें फाइबर कम होने की वजह से आपका शुगर स्पाइक आ सकता है। लेकिन अगर आप वाइट आटे की दिन में 1 से 2 दफ़ा रोटी खा लेते हैं और आप ये सोचें कि मेरी शुगर इसी की वजह से हो गई और ये मुझे नुकसान दे रहा है, ऐसा नहीं है। नो डाउट ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। सबसे बेहतर ऑप्शन शुगर के पेशेंट के लिए मल्टीग्रेन आटा हो जाता है, या आप जौ और गंदम मिक्स कर लें। अगर आप भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप मल्टीग्रेन आए, और अगर आप जौ और गंदम मिक्स नहीं कर सकते तो ओट्स और गंदम मिक्स कर लें। कोई एक सर्टन आटा, जैसे अक्सर लोग एकदम बाजरे की रोटी शुरू कर देते हैं कि जी शुगर हो गई है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आप एकदम अपना आटा बिल्कुल स्विच नहीं कर सकते। 360 डिग्री पे जाके आप मल्टीग्रेन आटे पे शिफ्ट करना शुरू कर दें। एंड अगेन, अगर आप ये सोचें कि मैं वाइट आटा खाऊंगा और इससे मुझे मसले होंगे, बीमारी कोई नहीं होगी उससे, मगर शुगर बेहतर मैनेज भी नहीं होगी। बेहतर मैनेजमेंट होगी मल्टीग्रेन आटे से, या जौ और गंदम मिक्स करें, या जई और गंदम मिक्स करें, गंदम में कोई और आटा मिक्स करें। अच्छा आयशा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी भूख मर जाती है, ये जो चीज़ है, ये मेरी अम्मा भी मुझे कह रही होती हैं कि मुझे भूख ही नहीं लगती है। उनको कहें भी ना कि आप इतना पोर्शन खा लें, नहीं मुझे भूख ही नहीं लग रही है, तो इसका क्या ताल्लुक है? आई मीन क्यों? तो या तो भूख मर जाती है या ये ज़्यादा खा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये उसको रजिस्टर भी नहीं कर रहे होते। रजिस्टर ना करने से मुराद ये है, जैसे ही चलते फिरते वो शुगर लो हुई थी ना तो हमने जूस का एक गिलास पी लिया, वो शुगर लो हुई थी ना मैंने बोतल का एक गिलास पी लिया। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कैलोरीज भी आ रही होती हैं, उसके अंदर शुगर भी आ रही होती है, और इसी वजह से मैनेजमेंट नहीं चल रही होती। हाँ, शुरू में जब शुगर की दवाइयाँ शुरू कराई जाती हैं, कुछ लोगों की हंगर सप्रेस हो जाती है, और ये अच्छी चीज़ होती है। अगर आपकी हंगर सप्रेस हो गई, आपसे ज़्यादा नहीं खाया जा रहा, जैसे ग्लूकोफेज जो कि हर एक डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर देता है, उससे कुछ लोगों की हंगर सप्रेस हो जाती है। बाकी भी शुगर की अद्वियात से हंगर सप्रेस होती है। उसके साथ साथ अगर आप उस पॉइंट पे डाइट को भी मैनेज कर लें, जब हंगर सप्रेस हुई हुई है, तो आप शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसके साथ साथ अगर पहले, अक्सर लोगों को तो बीपी के प्रॉब्लम पहले होता है, तो उनको डेफिनेटली डायबिटीज हो जाती है। मुझे ये बताएं कि आपको शुगर हो गई, लेकिन उसके साथ आपको क्या चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए कि आप दीगर बीमारियों की तरफ ना जाएं? आपको सबसे पहले अपनी शुगर ही कंट्रोल करनी चाहिए ताकि आप दीगर बीमारियों की तरफ ना जाएं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, किडनी का मसला आएगा, लिवर का मसला आएगा, बिनाई का मसला आएगा। बिल्कुल, शुगर एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। इवन ये आपकी बिनाई को, लोगों को नज़र आना बंद हो जाता है, मोबिलिटी लोगों की कम हो जाती है, लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं बिकॉज उन्होंने शुगर कंट्रोल नहीं की। जो सामने आया खा लिया और साथ दवाई बढ़ा दी। एक ये मैं बड़ी तंग हूँ, ये बहुत बड़ा मसला है। हर एक को लगता है कि वो खुद डॉक्टर है, शुगर का डॉक्टर है। कोई पेशेंट मेरे पास आके कहे ना कि मैं, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसा ही Everyone is a doctor। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है। मैम हमारी दवाई आप बताएं डाइट प्लान के साथ, कहते मैं कहती हूँ मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, ये आपका डायबिटोलॉजिस्ट एडजस्ट करेगा। हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है, मैं डाइटिशियन होकर एडजस्ट नहीं करती। बट लोग अपनी शुगर रोज के हिसाब से अपनी दवाई एडजस्ट करते हैं। आज चलो 2 लड्डू खा लिए, 2 गुलाब जामुन खा लिए, कोई बात नहीं, इंसुलिन ज़्यादा लगा लेंगे। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। या आप दवाई ज़्यादा ले लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप एक तो ये कि डॉक्टर के साथ अपना विजिट फ्रीक्वेंट रखें। ये नहीं होगा कि एक दफ़ा आपने दवाई लिखवाई उसके बाद गायब हो गए, 3 साल आपने शक्ल ही नहीं दिखाई, डॉक्टर को पता ही नहीं है कि HbA1c कितना चल रहा है या क्या चीज़ें चल रही हैं। फ्रीक्वेंट विजिट होना चाहिए, और खुद से साइंसें नहीं दिखानी है आपने कि हम जितना मर्जी खाएं साथ में दवाइयाँ बढ़ाते जाएंगे। हेल्थ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। अच्छा आयशा, जहनी, क्योंकि अभी हम मेंटल हेल्थ की भी पिछले एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मेंटल हेल्थ का उन पे क्या असर पड़ता है? और देखिए, अगर तो शुगर कंट्रोल है तो फिर मेंटल हेल्थ पे कोई इशू नहीं होता, मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है। लेकिन अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, उसमें आपको लगता है स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज होती है?
स्ट्रेस वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। बहुत सारे क्लाइंट्स को कोई हिस्ट्री नहीं होती मगर स्ट्रेस आया होता है, वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है। लेकिन यही एक, जैसे शुगर एक फैक्टर नहीं है, इसी तरह स्ट्रेस भी एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं तो पेशेंट डायबिटीज़ की तरफ जाता है। अब अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है जिसकी वजह से ऑर्गन्स के मसले आने शुरू हो गए हैं तो उसमें फिर पेशेंट डिप्रेशन में ही चला जाता है, बिकॉज वो सुनने को समझने को तैयार नहीं होते कि अब हमें डायलिसिस कराना है। बिकॉज डायलिसिस के पहले, डायलिसिस के बाद पेशेंट बहुत वीक फील करता है, चलता फिरता पेशेंट जब डायलिसिस के लिए जाता है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कई केसेस में फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाना पड़ता है, उस केस में भी पेशेंट की एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती, वो बहुत, उस केस में मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। मगर अगर आपकी शुगर कंट्रोल है और आप नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ को, मैंने नहीं देखा कि किसी की मेंटल हेल्थ को शुगर की वजह से मसला हुआ। अच्छा, मोटापे का इससे कितना ताल्लुक है? जिन लोगों को शुगर है वो मोटे हो जाते हैं। अगर मोटापा होता है तो शुगर भी हो सकती है, इसको हम उस तरह से देख सकते हैं। शुगर होती है तो मोटापा हो सकता है? तब हो सकता है अगर आपकी फूड सिलेक्शन बहुत बुरी है, राइट। तब हो सकता है वही बात कि आपने टाइम पे कुछ नहीं खाया। इसमें यही बात आ जाती है ना कि आपने टाइम पे कुछ नहीं खाया, शुगर लो हुई तो टका के चीनी वाली कोई चीज़ ले ली, जूस पी लिया या फौरन कुछ मीठा खा लिया कि शुगर लो हो रही थी, उसके बाद फिर किचन में लग गए, उसके बाद फिर जॉब पे लग गए, उससे मोटापा आ सकता है। बट मोटापे से भी शुगर हो सकती है। इन आइदर केस आपको अपना वेट मैनेज करना है, चाहे मोटापे से शुगर हुई है चाहे शुगर से मोटापा हुआ है। दोनों केसेस में आपको अपना वेट मैनेज करना है। वेट मैनेजमेंट से आपका HbA1c बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है अगर आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें और वेट मैनेज करें। अच्छा आयशा, द लास्ट क्वेश्चन, कोई सुपर फूड्स है जो शुगर को कंट्रोल कर सकती है? देखिए, अगर आप मीठा खाते रहें और आप सुपर फूड्स भी लेते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट मैनेज करते हैं, उसके साथ चंद चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें सिनेमन सरे फहरिस्त है। सिनेमन वाटर जो है वो शुगर की मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जीरे का पानी वो भी शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ब्लोटिंग में भी डेफिनेटली। मेथी दाने का पानी शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सेब का सिरका, ये जो वायरल हुआ पड़ा है और लोग पानी में घोल घोल के पी रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। वैसे ये शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगर आप सैलेड के ऊपर डाल के विद मील इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपको शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है। चिया सीड्स इनडायरेक्टली इस तरह से हेल्प करते हैं कि वो आपको फाइबर देते हैं, हेल्दी फैट देते हैं और एकदम फूड को डाइजेस्ट नहीं होने देते। तो अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में या प्री ब्रेकफास्ट में या ब्रेकफास्ट के बाद या डिनर से पहले किसी टाइम पे चिया सीड्स को लेकर आते हैं तो वो भी आपको शुगर मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप ये सोचें कि हम जो मर्जी खाएं, हम पाए खाएं, निहारी खाएं, उसके ऊपर से दालचीनी का पानी पी लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, यकीन ये ग्रीन टी के बारे में एक मिथ है ना कि जितना मर्जी खा लो, ग्रीन टी पी लो, हजम हो गया सारा। खुदा मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैंने जब से न्यूट्रिशन में एडमिशन लिया ना, मैं उसको एक बात समझा नहीं पा रही कि ग्रीन टी फैट की एब्जॉर्प्शन रोक देती है। ग्रीन टी फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं रोकती, अल्लाह का वास्ता है इस चीज़ से बाहर निकल आए। अगर वो उसका हर खाने के बाद उसने ग्रीन टी मांगनी है, इससे ना फैट बॉडी को नहीं लगता। मैं कहती हूँ यार, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने आज तक ये बात नहीं पढ़ी। सिर्फ आपकी दोस्त का मसला नहीं है, ये बहुत आवाम का मसला है और लोगों को लगता है इससे फूड डाइजेस्ट होता है। बिल्कुल गलत है, दोनों चीजें नहीं होती। ग्रीन टी का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू वेरी मच आयशा। और नाज़रीन, अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।